नमस्कार बच्चों, मैं संदीप कुमार आर्या। हमारे YouTube चैनल इंजीनियर विराट संदीप आर्या में आपका स्वागत है। तो हम लोग जो हाई स्कूल का जो टॉपिक देख रहे थे, जिसमें हम लोगों ने पहले चैप्टर में पढ़ा था, उसके संभवतः सभी सवाल लग चुके हैं। आज हम मिसलेनियस पढ़ेंगे और आशा करते हैं कि आप लोगों ने उन सवालों को लगाया होगा, लेकिन मिसलेनियस में आपको हर प्रकार के सवाल मिल जाएंगे। और बच्चों, हम आपसे हर बार यही आग्रह करते हैं कि आप लोग घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। इस समय जो कोरोना जैसी महामारी है, इससे हमारा पूरा भारत देश ही नहीं पूरा विश्व परेशान है। तो उसके चलते आप लोग अपने समय का सदुपयोग करिए। अगर जिसने समय का सदुपयोग नहीं किया तो वो परेशान रहेगा। तो प्यारे बच्चों, ये मत सोचिएगा कि अभी कोरोना चल रहा है, छुट्टियां चल रही, हमें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, पढ़ने की जरूरत नहीं। आज नहीं तो कल इसकी जरूरत पड़ेगी। आप कोर्स से रिलेटिव पढ़िए, उसके साथ साथ में अगर आपके पास समय है तो आप साहित्य की बुकें पढ़िए, आप राजा महाराजाओं की कहानी पढ़िए, हमारे देश की विभूतियों की कहानी पढ़िए। तो इस प्रकार आप पढ़ेंगे तो एक नॉलेज बढ़ेगा और एक अच्छा भी लगेगा आपको। तो प्यारे बच्चों, हम लोग चलते हैं और जो हमारे मिसलेनियस का एक्सरसाइज है, उसमें जो पहला क्वेश्चन कहा गया है 40-150 के अभाज्य गुणनखंड हैं। ऑप्शन दिए गए हैं ABCD, आप देख पा रहे होंगे। तो 40-150 के अभाज्य गुणनखंड तो आप आसानी से कर सकते हैं। आपने 40-150 लिया, इसके अभाज्य गुणनखंड आप आराम से कर सकते हैं। आपने 2 का भाग कर लिया, ये 2 दूनी 4, 0, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। अब यहां पर हमने बताया था आपको काटने के नियम कि अगर लास्ट में 0 है या कोई सम संख्या है तो कितने से कट जाती है? 2 से कट जाती है। अगर यही 2 अंक होते, लास्ट के 2 अंक होते, अगर वो 4 से कट रहे तो वो 4 से कट जाएंगे। लास्ट के 3 अंक अगर 8 से कट रहे तो पूरी संख्या 8 से कट जाती है। 3 से कटने का नियम बताया था हमने, यदि अंकों का योग 3 से कट रहा है तो पूरी संख्या भी 3 से कट जाती है। जैसे हमारे पास है 3, 5, 7, 3, 5, 7। अगर हम इनको देखें, टोटल करें तो यहां पर हो गया 5, 3, 8, 8, 7, 15, 15/3 अर्थात 3 से कट जा रहा है। अगर पूरी संख्या देखो 3 से कट जाएगी, 3 से काटेगी 3 एकम 3, फिर 3 एकम 3, 3 हम 27। तो अगर अंकों का योग 3 से कट रहा है तो पूरी संख्या भी 3 से कट जाती है। अगर यहां देखिए आप, ये 2 और 2 4 और 5 9 हो रहा है, जो 3 से कटता था पूरी संख्या भी कटेगी। तो 3 से काट दिया आपने, तो यहां से कटेगा 3 18, बचेगा 2, तो यहां से 30 7 21 और 3 5 15। अब देखिए यहां पर 7 और 6 13, 13 और 5 18, ये भी 3 से कट जाएगा। तो 3 से काट दिया तो 3 दूनी 6, पुनः 3 दूनी 6 और 3 5 15। अब पुनः चेक करिए आप इसको, 2 2 4 4 5 9 9 हो रहा, 3 से कट जाएगा। 3 7 21 और 3 5 15, 7 5 12, 3 से कट जाएगा। 3 दूनी 6, 3 5 15। अब ये देखिए 2 और 5 7, 7 जो 3 से नहीं कटता है, अर्थात ये तो पता ही दिख रहा होगा कि आपको 5 से कट जाएगा, तो 5 आ जाएगा। 5 से काटेंगे तो ये 1 आ जाएगा। अब आप इसको लिखेंगे 2, कितने बार 2 है? 1 ही बार है। 3 कितने बार है? 1 2 3 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 की पावर 4, फिर 5 की पावर 2। तो ये ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें? हमारे पास 2 × 3 की घात 4 और इसके बाद आएगा 5 की घात 2। तो आप ये ऑप्शन नंबर देख पा रहे हैं C। तो ऑप्शन नंबर C हमारा सही हो गया। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन में। किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप होता है। अगर कोई पूर्णांक है m, तो उसके लिए सम रहेगा, तो सम किस प्रकार का रहेगा? तो सम आपके इसके ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखिए, अगर आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया जाए कि m एक हमारा क्या था? पूर्णांक था, तो सम हमारा क्या बन सकता है? सम हमारा यहाँ पर 2m बन सकता है, या फिर 2m + 2 बन सकता है, या फिर 2m + 4 बन सकता है। इस प्रकार ये बनता जाएगा। लेकिन ऑप्शन हमारे पास कौन कौन दिया? m दिया, वो नहीं हो सकता। m + 1 दिया है, वो भी नहीं हो सकता। 2m दिया गया, अर्थात 2m सही हो जाएगा। 2m + 1 दिया, वो भी नहीं हो सकता। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा? 2m, अर्थात इस किताब के अनुसार ये C नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बात करते तीसरे क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से कौन सी परमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है? कौन सी ऐसी दशमलव संख्या जिसका प्रसार शांत है? तो हमने आपको पीछे बताया था शांत में, यदि कोई एक परमेय संख्या P/Q के रूप में है होती है, और अगर Q का जो रूप है वो 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में हो जाए, तो वो कौन सी हो जाती है? शांत। जैसे अभी देखते हैं, हमारे पास इसमें ऑप्शन दिया गया, पहला नंबर है, तीसरे नंबर का जो पहला ऑप्शन है, ऑप्शन से लगा रहे हैं। पहले ऑप्शन में दिया 11/3000, 11/3000। अगर आप इसको लिखेंगे तो 11/3 गुणे आप इसको 10 × 10 × 10, आप कितना भी कोशिश कर लें, चलिए इसको तो आप बना सकते हैं और सॉल्व कर दे रहे हैं। 3 गुणे
आप यहां से लिखेंगे 5 गुणे 2, पुनः 5 गुणे 2 और पुनः ही 5 गुणे 2। ये 10 हो गया, ये 10 हो गया, ये 10 हो गया। अगर आप इसको और सॉल्व करेंगे तो 11/3 गुणे 5 की घात कितनी हो जाएगी, 1, 2 और 3, 5 की घात 3 और 2 की घात 3। लेकिन हमने आपसे बताया था कि शांत के लिए 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में होना चाहिए, लेकिन यहां पर कौन एक्स्ट्रा हो रहा है, 3 हो रहा है, अर्थात ये कैसा है, अशांत है। क्लियर हो रहा? तो आप इनको ऐसे लगाएंगे तो इसका जो आपका सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। क्यों सही हो जाएगा, चलिए लगा के देखते हैं सी ऑप्शन। क्योंकि इसमें दिया गया 343 अपॉन 2 की पावर 3, 5 की पावर 2 और 7 की पावर 3, ये क्वेश्चन दिया गया है। अब देखिए यहां पर अगर आप 343 को लिखेंगे तो 343 को भी आप 7 की घात 3 लिखते हैं, पता ही आपको। 2 की पावर 3, 5 की पावर 2 और 7 की पावर 3, ये कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास हर में जो बचेगा ये बचेगा 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2, जो किस रूप में है, 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप में है। ये m n के रूप में पावर है, इसलिए हमारा कैसा रहेगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन। अब बात करते हैं बेटा चौथे नंबर क्वेश्चन में। यदि p एक अभाज्य संख्या है, p कैसी एक अभाज्य संख्या है, तो p, p² तथा p की पावर 3 का एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए क्वेश्चन में p एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या मतलब आप समझ रहे होंगे जो संख्या स्वयं से कट रही हो, किसी अन्य से नहीं कटती है या एक से कटती है। तो इसमें दिया गया है p, p² और p की पावर 3, तीनों दी गई हैं और इन तीनों का हमें एलसीएम निकालना है। अब एलसीएम निकालना है तो आप क्या करेंगे, p को तो आप p इंटू 1 लिख सकते हैं, इसको आप p इंटू p लिख सकते हैं, इसको p इंटू p इंटू p इंटू 1 कर दो, इसमें भी 1 कर दो। बात कर रहे हैं इसमें एलसीएम की। एलसीएम हमने बताया था कोई भी संख्या लिख लो या बड़ी से बड़ी संख्या लिख लेते हैं एलसीएम में। तो आपने लिखा p इंटू p इंटू p इंटू 1। अब यहां पर p कितने बार है, 2 बार। हमारे पास तो ऑलरेडी 3 बार लिखे, नहीं लिखने की जरूरत है। p 1 बार है, ऑलरेडी लिखे, एक तो सब में है ही कॉमन। तो इसका जो एलसीएम आएगा वो p की पावर 3 आएगा। लेकिन अगर इसका एचसीएफ पूछ दिया जाता तो एचसीएफ ऐसी संख्या जो सब में कॉमन हो, तो सब में कौन कॉमन है, यहाँ पर आपका 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है। तो पहली बात तो 1 आ जाएगा। साथ साथ में p यहाँ पर भी 1 बार, यहाँ पर भी 1 बार, यहाँ पर भी 1 बार, सब में एक बार मिलेगी, एक से ज्यादा नहीं, सब में मिलेगी। तो इसलिए इसका एचसीएफ जो होता वो कितना आ जाता, p आ जाता। तो इसका जो ऑप्शन नंबर कहा गया कौन सा सही होगा एलसीएम में, तो एलसीएम में ए ऑप्शन में दिया था p, बी ऑप्शन में दिया था p की पावर 3, सी ऑप्शन में दिया था p² और डी ऑप्शन में दिया था p की पावर 6। तो p की पावर 3 हमारा सही हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन में 5वें में। यदि p² एक सम संख्या है तो p भी क्या होगा, तो p क्या होगा, एक विषम संख्या होगा, एक सम संख्या होगा। सम और विषम दोनों हो सकते हैं, इनमें से कोई नहीं। अब देखिए चेक करते हैं, p² एक सम संख्या, उसने कह रखा है कि जो भी p² है वो एक कैसी संख्या है, सम संख्या है। तो जो इसका p होगा वो कैसी संख्या होगी। अब चेक करते, कुछ उदाहरण लगाते हैं। जैसे हमने 16 ले लिया, 16 हमारा एक कैसी संख्या है, सम संख्या है, अर्थात इसमें यहां पर बोल सकते हैं p² बराबर 16। अगर इसमें से p निकालेंगे, इसका p निकालेंगे तो वर्गमूल करेंगे तो कितना आएगा, 4। तो 4 भी हमारी एक कैसी संख्या है, सम संख्या होगी। ठीक, और भी कोई संख्या ले लो, जैसे p² बराबर हमने ले लिया 64, एक सम संख्या है। लेकिन अगर हम इसका p निकालेंगे तो p निकालेंगे तो 8 आएगा, वो भी एक सम संख्या है। तो हमने ये चेक कर रहे हैं, अगर p² एक सम संख्या है तो p भी एक क्या होगा, सम संख्या ही निकल रहा है। अर्थात ये हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। n² - 1 8 से विभाज्य होती है तो n है एक कैसी संख्या, n है एक पूर्णांक है, एक प्राकृतिक संख्या है, एक विषम संख्या है, एक सम संख्या है। देखो पूर्णांक कह रखा है, प्राकृतिक भी कह रखा है, विषम संख्या कह रखा है और सम संख्या। तो क्या दिया गया था, n² - 1। अब n² - 1 है जो कि 8 से विभाज्य दिखाना है। अब 8 से विभाज्य दिखाना है, अब क्या हो सकता है, जैसे पहला नंबर ऑप्शन दिया गया है एक पूर्णांक है। अब पूर्णांक किस प्रकार के होते हैं, धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक। संख्या विषम में चेक करिए, अगर विषम रखते हैं, बाई चांस हमने यहां पर 2 रख दिया, 2 रख दिया, तो 2 रख देने से क्या होगा हमारे पास,
2 रखने से यहाँ पर आएगा 4, 4 माइनस 1 बराबर 3 हो रहा है। अगर हम यहाँ पर 3 रख रहे हैं तो 3 का वर्ग किया 9, 9 माइनस 1 करें तो 8 आ जाएगा। अगर हम यहाँ पर 4 रखते हैं तो 4 चौके 16, 16 माइनस 1 करने से कितना आ जाता है, 15 आ जाता है। तो अब r से विभाजित की कंडीशन कब हो रही है, r से विभाजित की कंडीशन हो रही है कि जब ये हमारा कौन सा एक विषम संख्या है। तो विषम संख्या से हमारा ये कट रहा है, अर्थात कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। 7 में कहा गया है यदि 65 और 117 का एचसीएफ, ये पीछे भी सवाल था ये वाला, 7 में क्वेश्चन में 65 है और 117 है, इसका जो एचसीएफ दिया गया है वो हमें दिया गया है 65m माइनस 117, 65m माइनस 117। तो कोई बात नहीं, इसमें हमसे पूछा गया m का मान ज्ञात कीजिए। तो जब आपको यहाँ पर एचसीएफ दिया गया तो हम भी एचसीएफ निकालेंगे। तो ये लिखेंगे 65 के फैक्टर करिए, आप 5 से काट देंगे, 5 का 5, 5 3 15, 13 से काटेंगे तो 1, तो यहाँ आ जाएगा 1 आ गया। अब बात करेंगे 117, तो यहाँ से हम काटेंगे किससे, 9 से, 9 से काट देंगे तो कितना बचेगा, 9 कम 9, यहाँ से बचेगा कितना आपके पास 2, 9 3 27, फिर आप पुनः 13 से काटेंगे तो आ जाएगा 1। अगर आप इसमें दोनों का एचसीएफ देखेंगे तो दोनों का एचसीएफ आप जानते जो मिलने वाली संख्या, यहाँ पर भी 13, यहाँ पर भी 13, तो 13 एचसीएफ आ जाएगा। यहाँ पर उठा के रख देंगे, एचसीएफ बराबर तो एचसीएफ की जगह 13 कर दिया, 65m माइनस 117, इसको उठा के उधर ले जाइए, 13 प्लस 117 बराबर आ जाएगा 65m। तो इस प्रकार इसको हल करके m का मान आप निकाल सकते हैं। तो अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया एक शून्येतर परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या का गुणनफल होता है। पूछा गया एक परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या है। इसके लिए हमने परमेय अपरमेय की प्रॉपर्टी में भी बता दिया था कि जब भी अगर अपरमेय संख्या के साथ में अगर कोई संख्या जोड़ते हैं, घटाते हैं या गुणा करते हैं, भाग करते, अपरमेय ही रहता है। लेकिन कौन, अगर अपरमेय के साथ में परमेय को जोड़ते घटा तो अपरमेय ही रहता है। अब जैसे यहाँ कंडीशन देखिए, अपरमेय है और अपरमेय के साथ परमेय संख्या गुणा करना, तो हर हमेशा क्या रहेगा, अपरमेय भी ही रहेगा। जैसे हम बात कर दें इस वाले क्वेश्चन में, तो इसका ऑप्शन कौन सा रहेगा, सदैव अपरमेय रहेगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए होगा। एक एग्जाम्पल के रूप में भी देख लीजिए, जैसे परमेय संख्या हमारे पास 2 हो गई और अपरमेय संख्या √2 हो गई, तो इसको अगर गुणा करेंगे तो 2√2 होगा, अर्थात ये कैसी संख्या, अपरमेय। अगर जोड़ने की भी बात करता 2 + √2 करता तब भी अपरमेय होता, अगर हम 2 - √2 करते तब भी अपरमेय होता, और अगर हम लिखते यहाँ से 2/√2 तब भी अपरमेय होता। क्यों, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर इससे दिख रहा है, या फिर √2 का ऊपर नीचे गुणा कर लेते तो या तो हमारे पास 2√2/2 आ जाता। आप इधर से ऐसे कैंसिल करते तो √2 और √2 एक कैसी संख्या, अपरमेय संख्या। तो आपने देखा अगर परमेय के साथ में अपरमेय का गुणा किया जाता है, अपरमेय के साथ में परमेय को जोड़ा जाता है, या इनका घटाया जाता है, गुणा किया जाता है या भाग किया जाता है, तो ऐसी कंडीशन में आप देख पा रहे हैं हर हमेशा क्या होता है, अपरमेय संख्या ही प्राप्त होती है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन में। 9वें नंबर में दिया गया है यदि p एक धनात्मक अभाज्य संख्या, कैसी संख्या, अभाज्य संख्या जो कट नहीं रही है, तो √p क्या होगा, एक कैसी संख्या। तो देखिए ये भी नॉर्मल है, p एक अभाज्य संख्या है तो √p क्या हो, अब √p बाहर निकल ही नहीं पा रहा है, और जब कोई संख्या √ के अंदर होती है तो क्या होती है, अपरमेय संख्या होती है। तो आप देख लीजिए इसमें कौन सा आंसर सही हो जाएगा। इसका ए नंबर है अपरमेय संख्या, बी नंबर है परमेय संख्या, सी नंबर है पूर्णांक संख्या, डी नंबर, इनमें से कोई नहीं तो कौन होगी, ए नंबर हो जाएगा अपरमेय संख्या। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 कहा गया है यदि दो परमेय संख्याओं के लासा और मासा समान है। ये भी देखिए टेक्निकल क्वेश्चन है, छोटा सा बिल्कुल पॉइंट इसमें याद रखिए, लासा और मासा दोनों ही बराबर है। अब कहने का मतलब यहां पर हो गया कि जो एलसीएम है बराबर है किससे, एचसीएफ की, दोनों ही आपस में बराबर हैं, तो वो संख्याएं क्या होंगी, तो देखिए स्वाभाविक है जब लासा और मासा में कोई अंतर नहीं तो संख्याओं में भी कोई अंतर नहीं होगा, अर्थात वे संख्याएं क्या होंगी, बराबर होगी। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए में कहा गया अभाज्य, 2 में कहा गया सहअभाज्य, सी में कहा गया भाज्य, डी में कहा गया बराबर। तो आपका कौन होगी, जब मासा लासा भी बराबर है तो संख्याएं भी बराबर होगी। बात करते हैं अब 11वें क्वेश्चन में, यदि दो धनात्मक पूर्णांकों p और q के लिए p बराबर हमें दे रखा है a² b⁻3, a² b⁻3, और जो q दिया गया है q हमें दे रखा है ab के रूप में है। तो क्वेश्चन में कहा गया, साथ में कहा गया a और b सहअभाज्य संख्या है, तो इसमें बात कर रहा है एलसीएम की, आपको इसका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम तो आप निकाल ही सकते हैं।
आप इसको लिख लीजिए ए स्क्वायर बी की पावर 3। आपने देखा यहाँ ए एक बार है, यहाँ पर 2 बार एक्स्ट्रा लिखा, कोई दिक्कत नहीं। बी 3 बार लिखा है, एक बार ही है, तो अर्थात यही हमारा एलसीएम हो जाएगा। अगर हम इसमें एचसीएफ की बात करते तो एचसीएफ की बात करते ए यहाँ पर एक बार है, यहाँ पर 2 बार, लेकिन मिलेगा एक ही बार। बी यहाँ पर एक बार, यहाँ पर 3 बार, तो एक बार, तो ये ए भी एचसीएफ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है 12वां, दो संख्याओं का मासा 6 है और लासा 60 है। अब देखना, ये 12वां क्वेश्चन है, दो संख्याएं हैं जिनका मासा एचसीएफ 6 है, जो एलसीएम है इसका वो कितना है, 60 है। तो पूछा गया है तो वे संख्या ज्ञात करना। ये हमारे हिसाब से क्वेश्चन बड़ा ही महत्वपूर्ण है, आप गौर करिएगा इसको। तो जब इनका मासा और लासा दिया गया, पहली संख्या दूसरी संख्या दोनों ही नहीं दी गई। नहीं, अभी तक क्या किया करते थे, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा, ऐसा करते थे। लेकिन यहां पर हमारे पास तो केवल 2 ही चीजें दी गई, मासा और लासा। वहां पर आप लोगों ने क्या पढ़ा था, एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो उसमें क्या होता था, एचसीएफ देता था, एलसीएम देता था, पहली संख्या देता था, दूसरी पूछ लेता था। इनमें 4 में से कोई 3 देता था और चौथी आपसे पूछ लेता था। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर तो मात्र 2 चीजें दी गई हैं। तो आप क्या करेंगे, एचसीएफ हमारे पास 6 है, एलसीएम हमारे पास 60 है। तो आप गौर करिए, यहां से आपने लिखा एचसीएफ 6 और एलसीएम है 60। अब 60 को गुणनखंड के रूप में लिखिए। 60 को आप लिख सकते हैं 6 गुणे 10, और भी तोड़ दो तो 6 गुणे 5 गुणे 2। अब हमने 6 को क्यों नहीं चेंज किया, क्योंकि 6 क्या है, एचसीएफ है, और एचसीएफ ऐसी होती है जो दोनों संख्याओं में होती है। तो अगर आप यहां पर बात करें पहली संख्या की, तो पहली संख्या में तो 6 होगा ही होगा, और जो दूसरी संख्या होगी उसमें भी 6 होगा। क्यों, क्योंकि दोनों का अगर मासा निकालेंगे तो अगर पहली और दूसरी संख्या दोनों का मासा कितना हो गया, 6। अब बचा हमारे पास क्या, 5 और 2 बचा। तो जो 5 होगा तो एक बार 5 दे दीजिए और एक बार 2 दे दीजिए। तो यहाँ पर 6 पंचे 30 और 6 दूनी 12। इस प्रकार पहली संख्या 30 हो जाएगी और दूसरी संख्या 12 हो जाएगी। महत्वपूर्ण सवाल है, आप इसको अच्छे से लगाइएगा। ये ऑप्शन नंबर आपका रहेगा 30 और 12, तो 30 और 12 ऑप्शन आपका सी नंबर में, इसलिए इसका आंसर कौन सा, सी सही हो जाएगा। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया, x बराबर है 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2। 2 की x की जो वैल्यू दी गई है 2 पावर 3 इंटू 3 पावर 2, ठीक। और इसी में y जो दिया गया 2 की पावर 2 और 3 की पावर 3। y बराबर जो दिया गया है 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3। अब हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है तो इसका लासा ज्ञात कीजिए। अब देखिए आसान है, लासा निकालने के लिए एलसीएम आपको निकालना है, तो पहली संख्या पूरी लिख दीजिए। पहली संख्या क्या लिखा, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2। अब आप यहां पर आइए, 2 में कितना पावर है, 2, यहां पर 2 की पावर कितना, 3। एक्स्ट्रा लिखा है, कम नहीं होना चाहिए। जैसे अब इसमें देखिए, इसमें 3 की पावर 3 और हमारे पास कितना लिखा हुआ है, 3 की पावर 2 लिखा हुआ है, जो कि अभी कम है, क्योंकि यहाँ पर 3 में 3 घात है, यहाँ पर 3 में 2 घात है, तो एक 3 की और कमी हो रही, तो 3 का गुणा कर लिया। ये रहेगा 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3। अगर इसी क्वेश्चन का आपसे एचसीएफ पूछ दिया जाता तो आप निकाल सकते थे। एचसीएफ मतलब मिलने वाली संख्या, यहाँ 2 की घात 2, यहाँ पर 2 की घात 3, लेकिन मिलेगी कितनी, केवल 2 की घात 2 ही मिलेगी। 3 की घात 3, 3 की घात 2, तो 3 की घात 2 मिलेगी। तो ये हमारा एचसीएफ निकल आता अगर पूछ दिया जाता तो। 13वां क्वेश्चन हो गया। 14वां क्वेश्चन कहा गया है, यदि x बराबर p बटे q एक परमेय संख्या इस प्रकार है कि q के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n और 5 की पावर n के रूप में नहीं है। अब देखिए, शांत के लिए आपने पढ़ा था कि शांत वो संख्या कहलाती थी जिनमें जो q होता था 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप में होता था, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। और कह रहा m n ऋणात्मक पूर्णांक है, तो x का दशमलव प्रसार होता है। हम पीछे भी पढ़ चुके हैं, अगर 2 की पावर n किस रूप में है, अगर जो हमारे p बटे q में जहां पर बताया जाता है q इज नॉट इक्वल टू 0, ये परमेय संख्या है, और q किस रूप में हो जाए, 2 की पावर n और 5 की पावर m, 2 की पावर m 5 की पावर n के रूप में हो जाए, तो ये हमारी कैसी है, परमेय संख्या है। परमेय संख्या है, और कैसी परमेय संख्या है, इसका प्रसार कैसा होगा, शांत दशमलव प्रसार होता है। लेकिन अगर ये इस रूप में नहीं है तो दशमलव प्रसार तो होगा, लेकिन वो शांत ना होकर कैसा होगा, अशांत दशमलव प्रसार होगा। इसलिए इसका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होगा। अगला क्वेश्चन आया 15वां। प्रथम यूनानी गणितज्ञ थे, जो प्रथम यूनानी गणितज्ञ थे तो वो कौन थे, यूक्लिड थे। आपने पहले ही पढ़ चुका है कि इसकी प्रीमियर पढ़ी थी हम लोगों ने, यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथम थ्योरम पढ़ी थी, तो उसमें हम बता देंगे तो प्रथम जो यूनानी गणितज्ञ थे वो थे हमारे यूक्लिड। तो लघुत्तरी प्रश्नों में हम पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक 3 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक,
जो 3 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है, तो 3 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कौन कौन से आप ले सकते हैं? लघुत्तरी का पहला क्वेश्चन है n, n+1, n+2, इस प्रकार धनात्मक पूर्णांक ले सकते हैं। तो 3 लेने थे तो हमने 3 क्रमागत n, n+1, n+2 ले लिए। फिर वो कह रहा था धनात्मक पूर्णांकों में से एक 3 से विभाज्य, इनमें से कोई एक है जो कितने 3 से विभाज्य। तो n की जगह हमारे पास क्या हो सकता है? अब n बराबर हमारा हो सकता है 3 से विभाज्य के लिए 3q ले लिया, 3q+1 ले सकते हैं, 3q+2 ले सकते हैं। पहली स्थिति में हम बात करते हैं, स्थिति फर्स्ट में बात करते हैं, या फर्स्ट कंडीशन में आप देखेंगे जब n बराबर हम कितना रखेंगे? 3q रखें। अब जो n बराबर 3q रखने पर बात करेंगे तो हमारे पास ये एक संख्या n थी, एक संख्या n+1 थी, एक संख्या n+2 थी। तो यहाँ पर 3q रख दिया, यहाँ पर आएगा तो 3q+1 हो जाएगा, यहाँ पर रखेंगे तो 3q+2 हो जाएगा। अब आप देखेंगे कि ये वाली संख्या हमारी किससे? 3 से विभाज्य है, दिख रही है? क्यों? क्योंकि देखिए इसमें कितने का गुणा है? 3 का गुणा है, अर्थात ये 3 से विभाज्य। ये 3 से विभाज्य नहीं है क्योंकि यहाँ पर एक विषम संख्या लगी हुई है साथ में, यहाँ पर 2 लगा हुआ है सम, तो ये 3 से विभाज्य नहीं, ये 3 से विभाज्य है। अब बात करते हैं अगर सेकंड स्थिति में। सेकंड स्थिति क्या हो सकती है इसकी? अगर हमने यहाँ पर n बराबर 3q रखा था तो n बराबर 3q+1 भी रख सकते हैं। अगर इसकी रखने की बात आती तो कंडीशन हमारे पास थी n था, n+1 था, n+2 था। अब रखिए आप n की जगह हमने रखा यहाँ पर 3q+1, यहाँ पर रखा 3q+1 रखा और ऑलरेडी 1 लिखा था तो +1 कर दिया तो ये बन जाएगा 3q+2 हो जाएगा। अगली कंडीशन में 3q+1 रख दिया, ये 3q+1 रख दिया, जैसे यहाँ पर 1 जोड़ा गया था तो यहाँ पर हमें क्या जोड़ना है? 2 जोड़ना है, तो ये बन जाएगा 3q+3। अब आप देखेंगे 3 कॉमन आ गया तो 3q+1 हो गया, अर्थात ये किससे कट रहा है? ये वाली संख्या हमारा 3 से विभाज्य है और नहीं है कोई 3 से विभाज्य, केवल एक ही संख्या ये वाली 3 से विभाज्य हो रही है। ऐसे आप अगली कंडीशन में चेक कर सकते हैं, हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, एक संगोष्ठी में हिंदी, अंग्रेजी और गणित में भाग लेने वाले प्रत्याशियों की संख्या क्रमशः 60, 84 और 108 है। अब देखिए हिंदी में जो प्रतिभाग करने वाले हैं, हिंदी में प्रतिभाग करने वाले हमारे जो प्रत्याशी हैं वो 60 हैं। अंग्रेजी में जो प्रतिभाग करने वाले हैं वो 84 दिए गए हैं, और साथ साथ में हिंदी अंग्रेजी के बाद मैथ गणित में जो प्रतिभाग करने वाले हैं वो 108 दिए गए हैं। अब पूछा गया हमसे यदि प्रत्येक कमरे में बराबर संख्या में एक ही विषय के प्रत्याशी बैठाए जाने हैं तो आवश्यक कमरों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो अब देखिए बात करेंगे इसमें। सबसे पहले हम निकालेंगे इसका HCF, तो आप फैक्टर कर लीजिए, जैसे 60 है, 2 से काटेंगे 30, 2 से काटेंगे 15, 3 से काटेंगे 5 और 5 से काटेंगे तो 1। 84 के ऐसी फैक्टर करेंगे तो यहाँ से आएगा 4 और ये 2 हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 21, 3 से काटेंगे 7 और 7 से काटेंगे तो 1। अगली कंडीशन में हमारे पास 108 दिया गया है, 2 से काटिए 2 पंचे 10, 2 चौके 8, फिर 2 से काटिए तो यहाँ पर आएगा 27 दूनी 54, 3 से काटेंगे तो 9, पुनः 3 से काटेंगे 3 और 3 से काटेंगे तो 1। अब इसका हम अगर HCF निकालते हैं इसमें, तो HCF आप देखेंगे जो सब में बराबर होता है, जैसे यहाँ एक पहला 2 ले लिया, यहाँ पर भी 2 ले लिया, यहाँ पर भी 2 ले लिया, तो हमने 2 लिख लिया, फिर मल्टीप्लाई, अगला 2, यहाँ से भी एक 2 आ जाएगा, यहाँ से भी एक 2 आ गया, यहाँ से भी एक 2 आ गया, तो 2 बार 2 हो गए। इसके बाद यहाँ पर 3, एक 3 ये ले लिया, एक 3 ये ले लिया, एक 3 यहाँ से भी आ जाएगा, तो 3 हो गया। और कुछ है? इसके बाद यहाँ 5 है, लेकिन यहाँ 5 नहीं है, तो हमारा जो HCF आया वो कितना आया? 2 दूनी 4 3 12 आया। अगर हम बात करें हिंदी के लिए, हिंदी के लिए जो भी कमरे की आवश्यकता पड़ेगी, तो कुल कितने थे हिंदी में? 60, और ये 12 के आ रहे औसत, तो 12 पंचे 60, तो इसमें 5 कमरा लगेंगे हिंदी के प्रत्याशियों के लिए। इंग्लिश के प्रत्याशी के लिए 84 बटे 12, 12 7 84। और अगर मैथ के लिए बात करेंगे तो मैथ में कितने सदस्य थे? 108, और बनना कितने हैं? 12 का एवरेज है, तो यहाँ से हम करेंगे तो 12 नम्मा 108। तो कुल कितने कमरे की ज़रूरत है? तो कुल जो कमरे हमें चाहिए वो चाहिए 5 + 7 + 9, 9 7 16 5 21, तो कितने कमरे चाहिए? 21 कमरों की आवश्यकता पड़ेगी। क्लियर हो रहा है? तो अगर उसने पूछा था तो गणित पुस्तकों की संख्या ज्ञात कीजिए, अंग्रेजी हिंदी तथा गणित के पुस्तकों की संख्या, स्तंभों की संख्या इस प्रकार। तो इस संगोष्ठी की बात हो रही थी, तो संगोष्ठी में आप देख लेंगे यहाँ पर अलग अलग, तो कुल मिलाकर कितने? 21 की आवश्यकता है।
अब जो आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा वो ऐसा ही है, अंग्रेजी, हिंदी और गणित की पुस्तकों के लिए बात करें। यहाँ पर पुस्तक शब्द कह दिए, वहाँ पे 83 शब्द कह दिए, सेम ऐसे ही लगाएंगे। आपको क्वेश्चन नंबर चौथा जो आप पीछे भी पढ़ चुके हैं, हम आपको इसको अच्छे तरीके समझाए हैं कि √3 एक अपरमेय संख्या, तो आप क्या कर लेते हैं, P/Q के रूप में माने एक परमेय संख्या, फिर दोनों पक्षों का वर्ग करके आप ऐसा कर सकते हैं। ये क्वेश्चन तो आसान ही है। इसी प्रकार जो 5वां क्वेश्चन दिया गया है, इनका HCF निकालना है तो आप HCF निकाल सकते हैं आराम से। 6वें में कहा गया दशमलव प्रसाद शांत है आसान, तो आप 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप में देख लेंगे। 7वें क्वेश्चन में कहा गया है कि 3 - √5 एक अपरमेय संख्या, तो अपरमेय संख्या आपको पता ही है, निकाल लेते हैं P/Q के बराबर करके, सेम नंबर क्वेश्चन नंबर चौथे की तरह। तो ये बकाया जो क्वेश्चन है ये पिछले सवालों से ही रिलेटिव है। तो बस आज के लिए इतना ही, आप इन सवालों को लगाइएगा। अब हम